सो आर यू अ बिगिनर इन द फील्ड ऑफ शेयर मार्केट, और कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चंस हैं कि किस तरह से शेयर मार्केट काम करता है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या पहली बार आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या है पूरा शेयर मार्केट, कहीं ये गैम्बलिंग तो नहीं, कहीं आपने ये तो नहीं सुना है कि ये एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है या ऐसा कोई भी डाउट है तो फिर आप सही वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शशांक एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट की कंप्लीट नॉलेज की। क्या रही इसकी हिस्ट्री, कहाँ से आया ये, किस तरह से ये ऑपरेट होता है और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए। तो कुछ 6 पॉइंट्स में मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगा। बने रहिए वीडियो के एंड तक ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो ये समझने के लिए कि शेयर क्या है और किस तरह से काम करता है, सबसे पहले तो हमें इस डाउट को क्लियर करना होगा कि शेयर किसी गैम्बलिंग का पार्ट है, राइट, या ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि गैम्बलिंग हम तब कहते हैं जब हमें नॉलेज ना हो कि हम क्या करने वाले हैं, जब हम अपनी श्योरिटी का कुछ % हिस्सा प्रोबेबिलिटी पे छोड़ देते हैं कि हाँ जो होगा वो देखा जाएगा, या क्या इसका आउटकम होगा वो हमारे एक्शंस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन यहाँ बिल्कुल दूसरा है। यहाँ अगर आपको पूरी प्रॉपर स्टडी है, पूरी टेक्निकल नॉलेज है, पूरी थियोरेटिकल नॉलेज है, या पूरी नॉलेज है कि किस तरह से अब आगे ट्रेंड बदलेगा या ट्रेंड आएगा। अभी आप सभी के लिए ये चीज़ नहीं होगी, बट आगे मैं बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी नॉलेज है इस बारे में तो डेफिनेटली ये गैम्बलिंग नहीं है। लेकिन अगर बिना नॉलेज के आप इस फील्ड में जंप करते हो तो जाहिर सी बात है ये गैम्बलिंग के ही अंडर आएगा। अब बात करते हैं व्हाट इज़ शेयर। शेयर होता क्या है? तो अगर इसे साधारण भाषा में हम समझें, शेयर क्या होता है, ये एक कंपनी का कुछ % की एक हिस्सेदारी होती है, कुछ % की ओनरशिप होती है, राइट। अब मन में ये भी सवाल आ सकता है आपके कि अगर ये ओनरशिप होती है तो वाई वी आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, हम ओनर क्यों नहीं है, या हम उसको ऑपरेट क्यों नहीं कर सकते? तो वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आपने जो शेयर लिया है वो कंपनी के जो शेयर, कंपनी के जो प्रॉपर या पूरा शेयर है उसका बहुत ही कम % होता है, राइट। You can assume it for 1% और even 0.01%, ठीक है। इस कारण से आप उस कंपनी के ओनर नहीं कहलाएंगे और ना ही आप ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कोई भी रोल प्ले करेंगे। और यही एक कारण होता है कि कोई भी ओनर कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर अपने पास रखता है। फॉर एग्जांपल मार्क जुकरबर्ग की अगर हम बात करें तो उनके पास फेसबुक का 60% शेयर है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 40% शेयर ही मार्केट पे लोगों के लिए रख रखा है। शेयर की कहानी को चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स सपोज आपका एक खुद का कैफे है, एक छोटा सा आपने सेटअप बना रखा है जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ बर्गर सेल करते हैं। अब बर्गर आपकी जो सेलिंग है वो ज़्यादा ही अच्छी होने लग गई है और लोगों को पसंद आने लग गई है, और लोग जो आपके आसपास के हैं वो आप पे ट्रस्ट करने लग गए हैं आपके बर्गर बनाने के प्रोसेस पे, आपके टेस्ट पे और आपके तरीके पे, राइट। अब एक पल आता है जब आपको उसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने के लिए जो कैपिटल की ज़रूरत है वो कैपिटल आपके पास एनफ नहीं है। तो आप उन्हीं लोगों से कहते हैं कि मुझे आप इतने % या इतना अमाउंट दो, उसके बदले में मैं आपको इतना % शेयर दूंगा, यानी कि कंपनी की मैं एक हिस्सेदारी दूंगा। जब मैं ग्रो करूंगा जाहिर सी बात है कि आपको भी मैं उस प्रॉफिट में से कुछ % प्रॉफिट दूंगा, या जब मैं लॉस में जाऊंगा तो वो लॉस का % भी आपको बेयर करना पड़ेगा, राइट। अब होता क्या है कि जो आप पे ट्रस्ट करते हैं वो आप पे इन्वेस्ट भी करेंगे, और धीरे धीरे करके जब आप उनका अमाउंट करके ग्रो करोगे और उन्हें अमाउंट रीपे करोगे तो जाहिर सी बात है और भी लोग आएंगे। जब और लोग आएंगे तो वहाँ से आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, और इस तरह से एक चेन बनती है डिमांड और सप्लाई की। डिमांड अगर ज़्यादा हुई और सप्लाई कम तो जाहिर सी बात है शेयर का जो प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा और बेनिफिशियल होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। कुल मिला के इस पूरे एग्जाम्पल को समझाने और बताने का मेरा मकसद ये है कि ये इतना आसान होता है जिसे हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, राइट। तो दोस्तों शेयर का कंसेप्ट निकल के आता है आज से 400 साल पहले से। एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी तरह से ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। इस कंपनी का ये काम होता था कि ये अपने शिप को भेजा करती थी दूर दूर की कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसा है और कैसा एनवायरनमेंट है। ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए ये कंपनी अपने शिप्स को भेजा करती थी। अब हुआ यूँ कि एक शिप या 2 शिप, जो भी शिप्स जाते थे, जो भी नंबर ऑफ शिप्स जाते थे, तो उन पे एक बार में इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपने कैपिटल लगा सकें और
उस जर्नी को कंप्लीट कर सकें। तो इसके लिए वहाँ से उनमें ये आइडिया आया कि क्यों ना हम इस चीज़ को पब्लिक करते हैं, यानी कि पब्लिक आए, अपना पैसा इन्वेस्ट करे और फिर जो भी हमारा शिप वहाँ से ट्रेजर लाएगा या जो कुछ भी लाएगा वो सारी चीज़ों को उतने ही परसेंट में लोगों को बांट दिया जाए। तो यहाँ से शेयर का कंसेप्ट शुरू होता है। अब हुआ यूँ कि एक शिप में पैसा लगाना थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा था, क्योंकि चांसेस कम होते थे कि वो शिप वापस आएगा। हो सकता है वो कहीं ना कहीं किसी के अटैक से डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो, या हो सकता है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गया हो। बहुत सारे रीजंस होते थे, तो चांसेस कम होते थे कि वही शिप वापस आएगा। इस कारण से उस कंपनी ने बहुत सारे शिप्स इंट्रोड्यूस किए, सो दैट जो शेयर लगाने वाले लोग हैं वो उतना इसको रिस्की ना समझें और आसानी से पैसे लगा सकें। अब ये मार्केट भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यानी कि पहली बार जब कंपनी अपना शेयर इंट्रोड्यूस करती है पब्लिक को, जैसे हम IPO भी कहते हैं, वहाँ पे कंपनी एक बार अपना शेयर का प्राइस डिसाइड करती है। उसके बाद जब वो चीज़ सेकेंडरी मार्केट में आती है, यानी कि लोगों के बीच में आती है, तो यहाँ पे पीपल एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं शेयर, और यहाँ पे शेयर के प्राइसेस कम या ज़्यादा होते हैं। लाइक अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो जाहिर सी बात है शेयर का प्राइस हाई होगा, और अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो शेयर के प्राइसेस कम होंगे। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। ये वो मार्केट होते हैं और बिल्डिंगें होती हैं जहाँ पे हम शेयर खरीदते या बेचते हैं, और इस तरह से हर कंट्री के अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। हमारी कंट्री में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है NSE और BSE। जी हाँ, दो स्टॉक एक्सचेंज है हमारी कंट्री में, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब BSE की अगर बात की जाए तो इसमें टॉप 5000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, राइट, और इसी के साथ इसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। ओके, इसके बाद जो NSE है उसमें 2113 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, और पहले इन दोनों बिल्डिंगों में सुबह 9 बजे लोग जाके अपना अपना शेयर खरीदते थे या बेचते थे। हाँ, आपको पहले फिजिकली विजिट करना पड़ता था ये सब चीज़ें करने के लिए, लेकिन जब से डिजिटलाइजेशन हो गया है तब से हमें ये सारे शेयर और शेयर खरीदने बेचने के लिए एक अकाउंट दे दिया जाता है, जिसे कहते हैं हम डीमैट अकाउंट। ये डीमैटेरियलाइज हो गया जब से, तब से वहाँ से ये टर्म निकल के आया है डीमैट। तो ये एक अकाउंट होता है जहाँ पे हम अपने शेयर्स को स्टोर करते हैं, और पहले ये अकाउंट नहीं हुआ करता था तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता था। उस सर्टिफिकेट में आपको बाकायदा लिख के दिया जाता था कि कितने शेयर आपने लिए हैं, क्या अमाउंट में लिए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन। दोस्तों शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना उस समय बहुत ही आसान काम था, बहुत ही आसानी से हो जाया करता था ये, लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका है। आपको 3 से 4 साल लग जाते हैं कंपनी रजिस्टर कराने में, बहुत से ऑडिट्स होते हैं, और कम से कम 50 शेयर होल्डर्स भी होने चाहिए, राइट। तो अब एक पूरा नॉर्म्स बना दिया है। आप अपनी कंपनी को रजिस्टर तभी करवा सकते हैं जब वो सारी की सारी एलिजिबिलिटी आपके पास हो, और ये ऐसा हुआ इसलिए बिकॉज पहले क्या होता था कि कोई भी अपनी कंपनी रजिस्टर करा ले, और इस तरह से स्कैम्स वगैरह सामने आने लग गए। तो फिर जाके एक रूल बनाया गया कि नहीं, अगर आपने इन सारी चीज़ों को पास किया है तभी आपकी कंपनी जो है वो शेयर मार्केट पे या स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर होगी, राइट। यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ स्कैम्स, लाइक सत्यम स्कैम हो गया, हर्षद मेहता स्कैम हो गया, और ऐसे भी न जाने कितने स्कैम्स थे, राइट। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और इन्हें अवॉइड करने के लिए एक सेट ऑफ रूल बनाए गए जिन्हें फॉलो करना ही करना पड़ेगा, तब आपकी कंपनी जाके स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होगी। तो दोस्तों अगर सेंसेक्स की बात की जाए कि सेंसेक्स क्या होता है और उसके साथ साथ निफ्टी क्या होता है, तो सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों ही मेजरिंग स्केल हैं या मेजरिंग अथॉरिटीज़ हैं जो आपको डेटा बताती हैं कि परफॉर्मेंस कैसे चल रही है अभी BSE की और NSE की। तो सेंसेक्स जो होता है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बताता है, और निफ्टी बताती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। तो दोस्तों ये थी पूरी थियोरेटिकल नॉलेज शेयर के बारे में कि क्या शेयर था, हिस्ट्री क्या थी, फिर NSE BSE क्या होता है, राइट, सेंसेक्स और निफ्टी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब समझने वाली बात एक और आती है कि हम इन्वेस्ट कैसे करें, ठीक है। इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, और उसके बाद हमें क्या देखना होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, जो सबसे ज़्यादा और सबसे मेजर रोल प्ले करता है।
देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ पे डिपेंड हो गए तो हमें बिल्कुल भी किसी भी शेयर को नहीं परचेज करना है, ना ही इन्वेस्ट करना है, राइट। बहुत सारी चीज़ों को गैदर करते हुए आगे बढ़ना है, जिसमें से आज मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूँगा क्योंकि इसका रोल बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा होता है, ठीक है। और बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम इस चीज़ को इग्नोर भी करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें किस तरह के अकाउंट की ज़रूरत रहती है किसी भी शेयर को परचेज़ करने के लिए या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो अकाउंट जो हमें चाहिए होता है वो चाहिए होता है पहला बैंक अकाउंट, दूसरा चाहिए होता है हमें ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, और तीसरा चाहिए होता है हमें डीमैट अकाउंट, राइट। तो बैंक अकाउंट जहाँ पे हमारे पैसे रखे होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ पे हम शेयर्स एक्सचेंज करेंगे, और डीमैट अकाउंट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया जहाँ पे हम अपने सारे के सारे शेयर्स को डिजिटली होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ चाहिए होती है, और आजकल कई सारे ऐसे बैंक्स भी हैं जो ऑल इन वन प्रोवाइड करते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम समझते हैं कि शेयर को खरीदने से पहले या किसी भी कंपनी में किस वक्त इन्वेस्ट करना है, या इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या देखना होता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, और वो फैक्ट ये है कि अगर हम ये देखें कि हमारी पूरी पॉपुलेशन में से कितने % लोग हैं जो शेयर मार्केट में वाकई में इंटरेस्ट लेते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तो वो डेटा निकल के आता है 17%। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भारत में 17% लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर यही मैं अमेरिका की बात करूं तो यहाँ पे ये डेटा 17 की जगह 61% है, 61%। आप यहाँ से डिफरेंस समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। लेकिन ये ऐसा है कि इसके पीछे रीज़न क्या है? मेरी समझ में दोस्तों इस चीज़ के 4 रीज़न, और ये 4 रीज़न रिस्क कैपेसिटी यानी कि रिस्क लेने की क्षमता शायद यहाँ पे थोड़ा कम है, उसका भी रीज़न होगा नॉलेज, क्योंकि आप में अगर नॉलेज होती है तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर नॉलेज ही ना हो तो फिर इंसान रिस्क लेने से थोड़ा सा कतराता है। तो पहली चीज़ तो हो गई कि रिस्क लेने की कैपेसिटी, दूसरी चीज़ हो गई नॉलेज, तीसरी चीज़ निकल के आती है कि ऐसा कोई डेडिकेटेड कोर्स नहीं है। हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज दे या इन्फॉर्मेशन दे। और चौथी चीज़ यहाँ पे हमें समझ में आती है कि पास्ट में इतने सारे स्कैंडल्स और इतने सारे स्कैम्स हो चुके हैं कि अब इतने ज़्यादा लोगों की हिम्मत नहीं है कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि सारी चीज़ों को अवॉइड करके अपने आप को अगर आप फोकस करें नॉलेज गैदर करने में और उसके बाद इन्वेस्ट करें, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में भी कहा था कि ये चीज़ गैम्बलिंग तब नहीं कहलाएगी जब आप इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करते हैं या इसमें जंप करते हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर सारी चीज़ें आप समझ के इन्वेस्ट करते हैं या परचेज करते हैं किसी भी शेयर को, तो किसी भी तरह का लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कहीं ना कहीं 5% से 10% ही होगी। ठीक है। अब दोस्तों एडवाइस लेना इतना हार्मफुल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे हम अपने आँखों से कम देखते हैं, कानों में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो किसी रूम में बैठे हुए 2 इंसान डिस्कशन कर रहे थे, जिनमें से एक इंसान ने कहा कि आई एम एक्सेलिंग इन मार्केट। अब रूम के बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं, जिसमें से एक ने सुना एक्सेलिंग, उसको एक्सेलिंग समझ में नहीं आया, तो उसने कहा एक्सेलिंग नहीं सेलिंग हो, वो कह रहा है कि आई एम सेलिंग इन मार्केट। अब उसको किसी ने सुना कि वो कह रहा है आई एम सेलिंग इन मार्केट, यानी कि सेल करने की बात हो रही, तो सेल कर दो, कुछ मत सोचो और सेल कर दो। नतीजा क्या होगा? हार, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। ठीक इसी का अपोजिट अगर उस रूम के अंदर डिस्कशन हो रहा होता कि दिस मार्केट इज वर्स्ट, आई एम जस्ट सेइंग बाय टू दिस मार्केट। अब रूम के बाहर जो लोग हैं वो BYE बाई की जगह BUY बाय समझ लेते हैं, और उनको यही समझ में आता है बाय हो रहा है, खरीदना और खरीद लो। तो ये एक चीज़ें हैं जो स्प्रेड हो जाती हैं जब तक आप खुद जाके उस चीज़ को एनालाइज ना करो, खुद जाके उस चीज़ को समझो ना। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें समझ में आती। खैर, अब हम ये फोकस करते हैं कि किस तरह से हमें इन्वेस्ट करना है या क्या देखना है इन्वेस्ट करने के पहले। तो वो चीज़ है PE। ठीक है। PE का फुल फॉर्म होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी कि हमें कितना रुपया लगाना पड़ेगा और हमें कितना मिलेगा उसके बदले। तो हर कंपनी का, और ना सिर्फ कंपनी का बल्कि पूरे मार्केट का PE होता है। तो जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले आप उस मार्केट का PE देखिए, वो कंपनी चाहे NSE में हो या BSE में, पहले वहाँ का PE देखिए कि क्या है, उसके बाद उस कंपनी का PE देखिए स्पेसिफिक कि क्या चल रहा है। इसकी जो स्केल होती है वो 10 से 30 के बीच होती है। ठीक है। 10 मतलब लोवेस्ट और 30 मतलब हाईएस्ट। 10 में अगर PE है यानी कि आपको इन्वेस्ट करने का एक सही समय, आप कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वॉट एवर बी द अमाउंट,
तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पी आपका 25 से 30 के बीच में, 10 से 15 के बीच का पी जो हो गया, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करने के लिए गुड टू गो हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आपकी 25 से 30 के बीच हो तो आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब मार्केट गिरने वाला है, यहाँ से मार्केट को नुकसान होगा कुछ ही दिन में। तो इस कंडीशन में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इस चीज़ को और आसानी से समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर पी 10 है तो आपको इन्वेस्ट करना है, तो इसका मतलब ये होता है कि 10 अगर पी है तो 1 रुपये कमाने के लिए आपको 10 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पी 30 है तो 1 रुपये कमाने के लिए आपको 30 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कब इन्वेस्ट करना है और कैसा इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक डेटा शेयर करता हूँ जो कि आपको पी का रिस्पॉन्स बताएगा कि लोगों ने जब इन्वेस्ट किया, चाहे पी 30 रहा हो या 10 रहा हो, तो उसका रिजल्ट क्या आया। शायद इस चीज़ से पिक्चर और भी क्लियर हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से पी एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को सही या गलत प्रूव करने में, राइट। अब मैं एक चीज़ फिर से कहना चाहूँगा आपसे कि सिर्फ आपको पी पे डिपेंड नहीं होना है। पी आपको एक राइट टाइम बताता है इन्वेस्ट करने का, एक राइट कंपनी का टाइम बताता है कि इस टाइम पे हम इस टाइम पे ये कंपनी पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जो हमें चेक करना पड़ता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो सारे डेटा पे एक वीडियो बनाऊँ और सारे डेटा को एक वीडियो में कवर अप करूँ एंड उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ कि और क्या चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी चाहिए। वेल, मेरी ये न्यू जर्नी है, ये पहला वीडियो है मेरा इन चीज़ों को लेके एंड विद द सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ यू मैं ट्राई पूरा बेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दे सकूँ, जो भी नॉलेज दे सकूँ, वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आए। सो कीप सपोर्टिंग मी गाइस and thank you for watching. Do like, share and subscribe.